आज के पॉडकास्ट एपिसोड में हम एक ऐसे फिलोसोफर की बात करेंगे जिन्होंने दुनिया को जीने का एक नया नज़रिया दिया। ये नज़रिया एकदम अलग था, एकदम शांत और नेचुरल तरीके से ज़िंदगी जीने की बात करता है। आज हम बात कर रहे हैं लाओ त्सु की, और इन्हें लाओजी भी कहा जाता है, जो ताओइज्म के फाउंडर माने जाते हैं। लाओ त्सु की फिलॉसफी जो ताओ ते चिंग में मिलती है, एक ऐसी किताब है जो दुनिया भर में लोगों ने पढ़ रखी है और जिसे कई स्कॉलर्स, थिंकर्स और फिलोसोफर्स ने अपने जीवन और कामों में समझने की कोशिश की है। आज हम उनकी टीचिंग्स, उनका जीवन और ताओइज्म को समझेंगे जो उन्होंने दुनिया को दिया। लाओ त्सु एक एंशिएंट चाइनीज फिलोसोफर थे जो ट्रेडिशनल तौर पर 6th सेंचुरी BCE के टाइम के माने जाते हैं। मगर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि लाओ त्सु का जीवन थोड़ा मिस्टीरियस है। कुछ लोग ये तो कहते हैं कि वो एक व्यक्ति नहीं थे बल्कि एक सिंबॉलिक फिगर थे, लेकिन ट्रेडिशनली उन्हें ताओइज्म का फाउंडर माना जाता है। लाओ त्सु ने एक ऐसी फिलॉसफी को जन्म दिया जो दुनिया के नेचुरल फ्लो के साथ चलने की बात करती है। वो कहते हैं कि जिंदगी के नेचुरल ऑर्डर को समझना और उसके साथ चलना ही हमारा काम है। इस फिलॉसफी का सबसे बड़ा टेक्स्ट है ताओ ते चिंग, जो एक छोटी सी किताब है, मगर इसमें इतनी गहराई है कि आज तक लोग इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ताओ ते चिंग लाओ त्सु की सबसे प्रमुख रचना है, जिसे वर्ल्ड लिटरेचर में एक टाइमलेस क्लासिक माना जाता है। ये किताब लगभग 81 छोटे छोटे वर्सेस में लिखी गई है, जो हमारी जिंदगी, प्रकृति और समाज को एक नया तरीके से समझाती है। ये किताब सिर्फ एक फिलोसॉफिकल गाइड नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल पाथ है जो आपको शांति और बैलेंस की ओर ले जाती है। ये किताब आज भी रेलेवेंट है क्योंकि लाओ त्सु ने इसमें जो बातें कही हैं वो हमारी मॉडर्न दुनिया में भी उतनी ही सही बैठती हैं। लाओ त्सु के जीवन के बारे में हिस्ट्री में बहुत अनसर्टेनिटी है। बहुत स्कॉलर्स को ये लगता है कि लाओ त्सु एक हिस्टोरिकल फिगर थे, लेकिन उनके जीवन के कई एस्पेक्ट्स क्लियर नहीं है। ये कहा जाता है कि लाओ त्सु ज़ोउ डायनेस्टी के टाइम पे जीते थे, जो चाइना की सबसे पुरानी डायनेस्टीज में से एक है, और इस दौर में चीन में पॉलिटिकल और सोशल अनरेस्ट चल रहा था। बहुत से थिंकर्स और फिलोसोफर्स जैसे कन्फ्यूशियस इस टाइम पे अपने आइडियाज और सिस्टम्स को डेवलप कर रहे थे ताकि सोसाइटी में पीस और ऑर्डर आ सके। लाओ त्सु का अप्रोच थोड़ा अलग था। उन्होंने एक पैसिव नेचुरल अप्रोच की बात की, जो जिंदगी और यूनिवर्स के फ्लो के साथ चलने का उपदेश देती है। लाओ त्सु के जीवन के साथ कई लेजेंड्स जुड़े हुए हैं, जिन्होंने उन्हें एक मिथिकल फिगर बना दिया। एक कहानी के अनुसार लाओ त्सु का जन्म एक 80 साल के वृद्ध के रूप में हुआ था। ये एक सिंबल था उनके विजडम का, जो जन्म से ही उनके पास थी। ऐसा माना जाता है कि वो ज़ोउ डायनेस्टी के रॉयल लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन थे, जहां उन्होंने अपने विचार को डेवलप किया। एक और फेमस कहानी उनके मिस्टीरियस डिसअपियरेंस की है। कहते हैं कि जब उन्होंने समझा कि दुनिया उनकी विजडम को नहीं समझ पा रही, तो वो चीन के वेस्टर्न बॉर्डर की ओर चले गए। वहां एक गेट कीपर ने उनसे कहा कि जाने से पहले अपने विचार लिख दे। इस पर उन्होंने ताओ ते चिंग लिखा और फिर वो निकल गए और कभी वापस नहीं आए। ये डिसअपियरेंस लाओ त्सु के लिए एक सिंबॉलिक मीनिंग रखता है। इसका मतलब ये था कि कभी कभी हमें अपने विचार को वर्ल्ड के हवाले करके लेटिंग गो की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो ताओइज्म का एक की प्रिंसिपल भी है। लाओ त्सु का डिसअपियरेंस एक रिमाइंडर है कि हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए, बल्कि नेचुरल फ्लो के साथ चलना चाहिए।
ताओ ते चिंग लाओ त्सु के सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध किताब है। यह किताब सिर्फ 5000 शब्दों में लिखी गई है और इसमें 81 छोटी छोटी वर्सेस या चैप्टर्स हैं। हर एक वर्ष में ज्ञान का एक ओशन छुपा हुआ है। इस किताब में लाओ त्सु ने जिंदगी का असली अर्थ समझाने की कोशिश की है, जिसमें ताओ और वू वे जैसे कॉन्सेप्ट्स को गहराई से बयां किया गया है। इस किताब की खास बात यह है कि ये हर रीडर के लिए अलग हो सकती है। मतलब हर व्यक्ति अपने हिसाब से इसमें से कुछ नया समझ सकता है। ताओ ते चिंग को टाइमलेस क्लासिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं वो सिर्फ पुराने समय के लिए नहीं बल्कि आज के मॉडर्न दुनिया में भी एप्लीकेबल है। आज भी लोग इस किताब को स्पिरिचुअल गाइड की तरह यूज करते हैं। लाओ त्सु के विचारों में सिंप्लिसिटी है, मगर उनके कॉन्सेप्ट्स इतने गहरे हैं कि आप जितना समझने की कोशिश करेंगे उतना ही नया पाएंगे। ताओ ते चिंग का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है ताओ। ताओ का मतलब है द वे, यानी प्रकृति का नेचुरल ऑर्डर। ये एक ऐसी फोर्स है जो यूनिवर्स के हर काम को चलाती है। आप इसे एक फ्लोइंग रिवर की तरह समझ सकते हैं जो अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को अपने फ्लो में ले लेती है। ताओ एक इनविजिबल और इनटेंजिबल फोर्स है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है बल्कि हम सब उसी के कंट्रोल में है। लाओ त्सु कहते हैं कि जिंदगी का असली सुख तब मिलता है जब हम इस ताओ के फ्लो के साथ चलें, न कि उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करें। अगर आप ताओ के साथ हार्मोनाइज करते हैं तो आपको जिंदगी में रेजिस्टेंस कम मिलेगा और आप शांति और सुख के साथ जी पाएंगे। ये आइडिया समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर एक बार समझ में आ जाए तो आप जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखने लगेंगे। ताओ ते चिंग का दूसरा की कॉन्सेप्ट है वू वे। वू वे का मतलब है एफर्टलेस एक्शन या एक्शन विदाउट फोर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ काम न करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो भी काम करें वो बिना अननेसेसरी एफर्ट के हो। यानी जब हम किसी चीज को जोर जबरदस्ती से नहीं करते तो हम नेचुरली जिंदगी के फ्लो के साथ चल रहे होते हैं। लाओ त्सु इस कॉन्सेप्ट के थ्रू ये मैसेज देते हैं कि हम जब जिंदगी में चीज़ों को फोर्स नहीं करते तो वो अपनी नेचुरल जगह पर आ जाती है। अगर हम अननेसेसरी स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट और रेजिस्टेंस को साइड कर दें तो जिंदगी में शांति और बैलेंस पाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ताओइज्म में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन और यांग का। लाओ त्सु कहते हैं कि दुनिया का हर चीज डुअलिटी में आती है। यिन और यांग का मतलब है अपोजिट फोर्सेस जो मिलके एक पूरी पिक्चर बनाते हैं। ये आइडिया हमें बताता है कि जिंदगी के हर एस्पेक्ट में बैलेंस होना चाहिए, जैसे दिन और रात, लाइट और डार्कनेस, मेल और फीमेल। ये सब अपोजिट्स है, लेकिन इनके बीच का बैलेंस ही लाइफ को पूरा बनाता है। लाओ त्सु ने यिन और यांग के थ्रू जिंदगी के कॉन्ट्रडिक्शंस को समझाया है। मतलब ये नहीं है कि एक चीज अच्छी है और दूसरी बुरी, दोनों मिलकर एक नेचुरल साइकिल को बनाते हैं और इस साइकिल में ही जिंदगी का एसेंस छुपा है। जैसे रात के बिना हम दिन की इम्पोर्टेंस नहीं समझ सकते, उसी तरह दुख के बिना सुख का असर नहीं समझ सकते। लाओ त्सु का एक और इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है उनके थॉट्स ऑन लीडरशिप। लाओ त्सु कहते हैं कि सबसे अच्छे नेता वो होते हैं जिनकी प्रेजेंस लोगों को हार्डली पता चलती है, यानी उनका प्रभाव अपने आप होता है बिना फोर्स या अग्रेशन के। लाओ त्सु काफी पैसिव और सटल लीडरशिप की बात करते हैं जो वू वे के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि जो बेस्ट लीडर्स होते हैं वो अपने फॉलोअर्स को फ्रीडम देते हैं ताकि वो अपने तरीके से ग्रो कर सकें।
लाओ त्सु के अकॉर्डिंग गवर्नेंस का काम ज्यादा फोर्सफुल या कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए। जो नेता अपने ईगो को साइड रख के लोगों को नेचुरली ग्रो करने दे, वही सबसे इफेक्टिव गवर्नेंस कर सकता है। ताओ ते चिंग में लाओ त्सु एक बात ये कहते हैं कि द बेस्ट लीडर्स आर दोज हुज प्रेजेंस इज बेयरली नोन, यानी एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपना काम इस तरीके से करता है कि लोगों को लगता है कि उन्होंने खुद अपने फैसले लिए। लाओ त्सु का ये लीडरशिप प्रिंसिपल आज के समय में भी उतना ही रिलेवेंट है। उन्होंने कहा था कि लीड बाय नॉट लीडिंग, जो हमें ये सिखाता है कि एक लीडर का काम सबको कंट्रोल करना नहीं, बल्कि लोगों को अपना रास्ता खुद ढूंढने का मौका देना होता है। उन्होंने पैसिव लीडरशिप की बात की, जिसमें लीडर बैकग्राउंड में रहकर अपनी टीम या फॉलोअर्स को नेचुरली ग्रो करने देता है। लाओ त्सु की टीचिंग्स में सिंप्लिसिटी और नॉन अटैचमेंट का बहुत बड़ा रोल है। वो हमें सिखाते हैं कि ज़्यादातर समस्याएं तब पैदा होती हैं जब हम चीज़ों से अननेसेसरी अटैचमेंट कर लेते हैं। हम अपनी आइडेंटिटी, अपने इमोशंस और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से इतने जुड़ाव बना लेते हैं कि जब वो चीज़ें हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं होती तो हम फ्रस्ट्रेटेड और अनहैप्पी फील करते हैं। आज के फास्ट पेस्ड और कंज्यूमर ड्रिवन सोसाइटी में लाओ त्सु का सिंप्लिसिटी का मैसेज और भी रेलेवेंट हो जाता है। हमारी ज़िंदगी मटेरियलिज्म और कंजम्पशन से घिरी हुई है। हर वक्त नए प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी और चीज़ों को खरीदने का प्रेशर होता है। हमारी खुशी का सोर्स ज़्यादातर मटेरियल चीज़ें बन गई हैं, जो एक तरह से हमारे अंदर अटैचमेंट्स को बढ़ाती हैं। लाओ त्सु हमें ये सिखाते हैं कि ज़िंदगी का असली सुख सिंप्लिसिटी में है। कम में ज़्यादा ढूंढना, इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपनी नीड्स या डिज़ायर्स को पूरा नहीं करना चाहिए, लेकिन अननेसेसरी चीज़ों से जुड़ाव बनाकर अपने जीवन को कॉम्प्लिकेटेड करना गलत है। सिंप्लिसिटी का अर्थ है लेस डिस्ट्रैक्शंस, लेस कंजम्पशन और ज़्यादा माइंडफुल लिविंग। लाओ त्सु और कन्फ्यूशियस दोनों एंशिएंट चाइनीज फिलोसफर्स हैं, लेकिन इनके विचार एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। कन्फ्यूशियनिज्म एक स्ट्रक्चर्ड फिलॉसफी है जो ज़्यादा फोकस करती है सोसाइटल रूल्स, एथिक्स और ट्रेडिशंस पर। कन्फ्यूशियस कहते हैं कि एक व्यक्ति को अपनी सोसाइटी और फैमिली के दायित्व को पूरा करना चाहिए और एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना चाहिए। कन्फ्यूशनिज्म का मेन पॉइंट है कि सोसाइटी के अंदर हार्मनी तभी बनेगी जब हर व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पालन करेगा और एक सेट रूल्स फॉलो करेगा। इसमें रिचुअल्स और मोरल कोड्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। इनके अपोजिट लाओ त्सु का फोकस है इनर हार्मनी और नेचुरल फ्लो पर। ताओ ते चिंग में लाओ त्सु कहते हैं कि लाइफ और यूनिवर्स का एक नेचुरल ऑर्डर होता है और इंसान को इस नेचुरल फ्लो के साथ चलना चाहिए। लाओ त्सु कहते हैं कि हमारे एक्शंस नेचुरल और स्पॉन्टेनियस होने चाहिए। रूल्स और रेगुलेशंस के दायरे में बंधने की जरूरत नहीं है। उनका विचार है कि ज्यादातर सोसाइटल प्रॉब्लम्स तब पैदा होती हैं जब हम नेचर के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं और ज्यादा स्ट्रक्चर और रूल्स बनाते हैं। लाओ त्सु की टीचिंग्स के अनुसार जीवन का सुख सिंप्लिसिटी और नेचुरल बैलेंस में छुपा है, जबकि कन्फ्यूशियस कहते हैं कि सुख सोसाइटी के अंदर स्ट्रक्चर और ऑर्डर से मिलता है। यह कंट्रास्ट लाओ त्सु और कन्फ्यूशियस के लीडरशिप के विचार में भी दिखाई देता है। कन्फ्यूशियस कहते हैं कि एक लीडर को स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन होना चाहिए, जबकि लाओ त्सु का मानना है कि सबसे अच्छे लीडर वो होते हैं जो कम से कम इंटरफेयर करते हैं और अपने प्रजा को नेचुरली डेवलप होने देते हैं। लाओ त्सु का फेमस कोट द बेस्ट लीडर्स आर दोज whose presence is barely known इस फिलॉसफी को परफेक्टली कैप्चर करता है। इस तरह कन्फ्यूशनिज्म और ताविज्म एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हैं। एक तरफ ऑर्डर और
कंट्रोल है और दूसरी तरफ फ्रीडम और नेचुरल फ्लो। ताओइज्म का इन्फ्लुएंस सिर्फ चाइनीज थॉट तक सीमित नहीं रहा, इसने बुद्धिज्म, स्पेशली जेन बुद्धिज्म के विकास में भी एक मेजर रोल प्ले किया है। जब बुद्धिज्म चीन में आया तो उसने ताओइज्म के कॉन्सेप्ट को अपने अंदर इंटीग्रेट कर लिया और इस तरह चैन बुद्धिज्म का जन्म हुआ, जो आगे चलकर जापान में जेन बुद्धिज्म के रूप में विकसित हुआ। ताओइज्म के वो वे कॉन्सेप्ट यानी एफर्टलेस एक्शन का डीप इम्पैक्ट जेन बुद्धिज्म पर दिखाई देता है। जेन बुद्धिज्म में जो फोकस है माइंडफुलनेस और डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी पर, वो लाओ त्सु के ताओ और वू वे से काफी मिलता जुलता है। जेन के अंदर रिचुअल्स और डोगमास का इम्पोर्टेंस कम होता है और रियल फोकस है अपने इंटरनल अवेयरनेस और प्रेजेंट मूवमेंट में जीने पर। यह एक तरह से लाओ त्सु के नेचुरल फ्लो के कॉन्सेप्ट के करीब है। बुद्धिज्म के नॉन अटैचमेंट के कॉन्सेप्ट में भी ताओइज्म के इन्फ्लुएंस को हम देख सकते हैं। लाओ त्सु की फिलॉसफी हमें मटेरियल वर्ल्ड और डिजायर से डिअटैच होने की सलाह देती है, जो बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है जो बुद्धिज्म में निर्वाण और नॉन अटैचमेंट के थ्रू समझाया गया है। जेन बुद्धिज्म का जो एम्प्टीनेस का कॉन्सेप्ट है कि सब कुछ ट्रांजिएंट और फ्लीटिंग है और हमें किसी भी चीज से क्लिंग नहीं करना चाहिए, यानी जुड़ाव नहीं रखना चाहिए, वो डायरेक्टली ताओइस्ट विचार से इंस्पायर्ड है। ताओइज्म और बुद्धिज्म के बीच ये क्रॉस फिलोसॉफिकल फर्टिलाइजेशन न सिर्फ चीन तक सीमित रही, बल्कि जापान और आगे चल के पूरे वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट दिखाई दिया। ये दोनों सिस्टम्स इनर पीस, माइंडफुलनेस और सिंप्लिसिटी को प्रमोट करते हैं, जो मॉडर्न वर्ल्ड के लिए एक पावरफुल मैसेज है। लाओ त्सु का इम्पैक्ट 19th और 20th सेंचुरी के वेस्टर्न फिलोसफर्स पर भी काफी स्ट्रांग रहा। जब वेस्ट में ईस्टर्न फिलोसफी पॉपुलर होने लगी तो लाओ त्सु के विचार एग्जिस्टेंशियलिज्म, मिनिमलिज्म और स्पिरिचुअल मूवमेंट्स को डीपली इम्पैक्ट करने लगे। वेस्टर्न थिंकर्स जैसे कि फ्रेडरिक नीचे ने लाओ त्सु के आइडियाज को काफी डीपली एक्सप्लोर किया। नीचे का फेमस कॉन्सेप्ट विल टू पावर, जो लाइफ के नेचुरल फ्लो और इंडिविजुअलिज्म पर बेस्ड है, वो लाओ त्सु के ताओ और वू वे के कॉन्सेप्ट्स के साथ रेजोनेट करता है। लाओ त्सु के आइडियाज को मॉडर्न मिनिमलिज्म में भी एडॉप्ट किया गया। मिनिमलिज्म का जो कोर मैसेज है, यानी सिंप्लिसिटी, नॉन अटैचमेंट और मटेरियल पोजीशन से फ्रीडम, वो डायरेक्टली लाओ त्सु के टीचिंग से इंस्पायर्ड है। वेस्टर्न वर्ल्ड में यह आइडिया पॉपुलर होने लगा कि सुख और सेटिस्फैक्शन एक्सटर्नल चीजों में नहीं है, बल्कि इंटरनल बैलेंस और सिंप्लिसिटी में है। स्पिरिचुअल मूवमेंट्स जिसमें माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का फोकस होता है, वो भी लार्जली ताओइस्ट कॉन्सेप्ट से इम्पैक्ट हुए हैं। लाओ त्सु के टीचिंग्स की जो टाइमलेस क्वालिटी है, उसने 20th सेंचुरी के न्यू एज मूवमेंट्स, एग्जिस्टेंशियलिस्ट थॉट और इवन इन्वायरमेंटलिज्म को डीपली इन्फ्लुएंस किया। लाओ त्सु के नेचर के साथ बैलेंस बनाए रखने के कॉन्सेप्ट्स आज के इकोलॉजिकल और सस्टेनेबिलिटी मूवमेंट्स के लिए भी एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल बन गए हैं। लाओ त्सु के फिलॉसफी को कई लोगों ने पैसिव और इम्प्रैक्टिकल माना है, स्पेशली जब बात रियल वर्ल्ड सिचुएशन की आती है। क्रिटिक्स का कहना है कि लाओ त्सु का वू वे कॉन्सेप्ट, यानी जो एफर्टलेस एक्शन या एक्शन विदाउट फोर्स पर फोकस करता है, वो हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं हो सकता। कुछ लोगों का मानना है कि लाओ त्सु का अप्रोच ज्यादा पैसिव है और जब हम रियल वर्ल्ड में कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस, कॉन्फ्लिक्ट और या इनजस्टिस से डील करते हैं तो हमें प्रोएक्टिव और फोर्सफुल होने की जरूरत पड़ती है। एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि लाओ त्सु का गवर्नेंस का विचार, जिसमें लीडर को कम से कम इंटरवीन करना चाहिए, प्रैक्टिकल नहीं लगता। क्रिटिक्स कहते हैं कि हर सोसाइटी में रूल्स, स्ट्रक्चर और एक्टिव गवर्नेंस जरूरी होती है।
वरना केओस या एनार्की का खतरा होता है। लाओ त्सु के लीड बाय नॉट लीडिंग अप्रोच को कई लोग ज्यादा आइडियलिस्टिक समझते हैं और ये कहते हैं कि आज की कॉम्प्लेक्स दुनिया में जहां गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, वहां इतना पैसिव अप्रोच काम नहीं करेगा। लाओ त्सु के आइडियाज को अक्सर गलत तरह से समझा गया है और इनका ओवर सिंप्लीफिकेशन भी किया गया है। सबसे ज्यादा कॉमनली मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट वू वे का है। बहुत लोग इस कॉन्सेप्ट को इनर्शिया या बिल्कुल कुछ न करने के सेंस में ले लेते हैं, जो कि लाओ त्सु के ओरिजिनल टीचिंग्स का डिस्टॉर्शन है। वू वे का मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल पैसिव हो जाएं या लाइफ में कुछ एक्शंस ही न लें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम नेचुरली और बिना अननेसेसरी रेजिस्टेंस के एक्शन लें। ये एक तरह का अलाइनमेंट है नेचुरल फ्लो के साथ, जिसमें हम फोर्सफुल डिसीजंस नहीं लेते, लेकिन जब जरूरत हो तब सही एक्शन करते हैं। लाओ त्सु की टीचिंग का दूसरा कॉमन मिस इंटरप्रिटेशन ये है कि उनका मैसेज सिर्फ स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में लागू होता है। सच तो ये है कि लाओ त्सु की फिलॉसफी का एप्लीकेशन जिंदगी के हर पहलू में लाया जा सकता है, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, कैरियर डिसीजंस हो, गवर्नेंस हो या इवन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। उनका विचार एक ओवरऑल बैलेंस और नेचुरल हार्मनी को अचीव करने के लिए था, जो हर डोमेन में काम कर सकता है अगर उसे सही तरह से समझा जाए तो। लाओ त्सु के विचार टाइमलेस और यूनिवर्सल हैं और उन्होंने दुनिया के सोचने का तरीका ही बदल दिया। उनके ताओ कॉन्सेप्ट ने हमें यह समझाया कि यूनिवर्स एक नेचुरल ऑर्डर के साथ चलता है और हम सभी को अपने जीवन में इस फ्लो के साथ चलना चाहिए। उनके वू वे प्रिंसिपल ने हमें एफर्टलेस एक्शन का इम्पोर्टेंस बताया कि हम अपने एक्शंस में अननेसेसरी फोर्स या रेजिस्टेंस से बच के नेचुरल तरीके से जीवन में डिसीजंस ले। लाओ त्सु ने सिंप्लिसिटी और नॉन अटैचमेंट का मैसेज दिया, जो आज के फास्ट पेस्ड और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में और भी रेलेवेंट हो गया है। उन्होंने हमें सिखाया कि हमारे डिजायर्स और मटेरियल पोजेशंस में सुख नहीं होता, बल्कि एक सिंपल नेचुरल जीवन जीने में ही सच्चा सुख है। यिन यांग का कॉन्सेप्ट लाओ त्सु के बैलेंस और हार्मनी के मैसेज को और गहरा बनाता है। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन के कॉन्ट्रडिक्शंस में ही सच्चा बैलेंस छुपा होता है। कभी भी सिर्फ एक साइड को चीज करना नेचुरल नहीं होता। हमेशा एक बैलेंस बनाए रखना ही जीवन की सही राह है। लाओ त्सु का लीडरशिप का विचार भी रिवॉल्यूशनरी था। उन्होंने हमें बताया कि सबसे अच्छे लीडर वो होते हैं जो फोर्सफुल नहीं बल्कि अपनी प्रजा को अपने नेचुरल कोर्स पर चलने देते हैं। उनका मैसेज सिर्फ लीडरशिप के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के अपने पर्सनल जीवन में भी रेलेवेंस रखता है। आज के समय में जब हम अपने आसपास केओस, स्ट्रेस और इम्बैलेंस देखते हैं, लाओ त्सु के टीचिंग्स हमें एक सिंपल और पीसफुल जीवन जीने का रास्ता दिखाती है। उनके विचार हमें याद दिलाते हैं कि जीवन का असली खुशी और संतुलन हमारे अंदर ही छुपा है और अगर हम ताओ को समझकर उसके साथ चलें तो हम अपने जीवन यात्रा को आसान और सुखमय बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।